हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर एजुकेशन इन प्लूरल सोसाइटी। इसका चैप्टर 9 करेंगे हम, शैक्षिक संदर्भ में जेंडर इन एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट। ये फ्रेंड्स मैं आपको बुक में से ही इसलिए करा रही हूँ क्योंकि मैंने पीडीएफ बनाई थी बट उसके वीडियो अपलोड नहीं हो रही है, इसलिए मैं आपको बुक में से ही करा रही हूँ क्योंकि आपका एग्ज़ाम है। उसकी वीडियो मैंने कई बार ट्राई करी अपलोड करने की बट वो नहीं हो पा रही है, तो इसलिए मैं आपके लिए बुक में से ही इसकी वीडियो बना रही हूँ। इसके मेन पॉइंट करेंगे हम। इंट्रोडक्शन में क्या है कि लिंग जो है वो एक सामाजिक निर्माण है, सेक्स जो है वो एक सामाजिक निर्माण है और असमानता का सबसे व्यापक रूप है। सबसे बड़ा रूप क्या है असमानता का? वो है लिंग, जो वर्ग, धर्म, जाति और अन्य समुदायों को काटता है। यह समाज के प्रत्येक व्यक्ति के दृष्टिकोण, भूमिका, जिम्मेदारियों और व्यवहार को प्रभावित करता है। और ये हर एक लड़के और लड़कियों दोनों से ही अलग अलग अपेक्षाएं रखी जाती हैं। जहाँ लड़कों से अपेक्षाएं रखी जाती हैं कि वो बोल्ड लगें, वो अग्रेसिव लगें, उनकी सिमिलरिटी अच्छी हों, और वहीं इसी तरह से वह ब्रेड विनर की तरह वहीं लड़कियों से क्या अपेक्षा की जाती है कि लड़कियां जो हैं वो विनम्र और गृहिणियों के प्रेम में होने की उम्मीद की जाती है कि वो गृहिणियों के प्रेम में रहें, यानी कि घर में ही रहें और घर के ही कामकाज करें। इस प्रकार इस तरह से समझा जा सकता है कि ये जो परंपराएं हैं जो ये थोपी जा रही हैं वो समाज के द्वारा थोपी जा रही हैं लड़के और लड़कियों पर, दोनों पर। इस तरह की सामाजिक व्यवस्था समाज द्वारा बनाई जाती है। और जो इस तरह की जो सामाजिक व्यवस्था है कि लड़के तो बोल्ड होने चाहिए बट लड़कियां जो हैं वो घर में रहनी चाहिए, घर के काम करने चाहिए, ये जो है वो समाज के द्वारा थोपी जा रही है, समाज के द्वारा बनाई गई ही व्यवस्था है। और इसको विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा मजबूत किया जाता है, जैसे कि परिवार के द्वारा, फैमिली में, हमारी स्कूल में इसको मजबूत किया जाता है। और ये एक स्वाभाविक प्रतीक है और ये समाज के द्वारा ही पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग भूमिका प्रदान की जाती है, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रदान की जाती हैं और काम जो है वो पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के काम के रूप में उन्हें विभाजित किया जाता है। जेंडर लोगों का मुद्दा है जो समाज की सभी संस्थाओं को प्रभावित करता है। और जेंडर जो है वो लोगों का मुद्दा है जो कि समाज की जितनी भी संस्थाएं सभी को अफेक्ट करता है। और लिंग के आधार पर भेदभाव जो है वो स्पष्ट या निहित हो जो शक्ति की गतिशीलता का संकेत है। पावर डायनामिक्स महिलाओं और पुरुषों के बीच जो मौजूद शक्ति है, पावर है, उसको अंतर उसमें डिफरेंस अंकित करता है, उसमें डिफरेंस लाता है। उदाहरण के लिए पितृसत्तात्मक परिवार घर में अधिकांश निर्णय पुरुषों द्वारा लिए जाते हैं और पितृसत्तात्मक परिवार में अधिकतर जो निर्णय हैं वो पुरुषों द्वारा ही लिए जाते हैं, महिलाओं द्वारा नहीं लिए जाते हैं। महिलाओं को प्रमुख निर्णय लेने की प्रक्रिया से बाहर रखा जाता है और जो भी इम्पोर्टेंट निर्णय होते हैं, डिसीजन होते हैं, उनकी से महिलाओं को दूर रखा जाता है, वो पुरुषों के द्वारा ही लिए जाते हैं। और इससे हमें यह पता चलता है कि समाज में महिलाओं और पुरुषों के बीच को शक्ति को कैसे डिवाइड किया जा रहा है, उनको कैसे वितरित किया जा रहा है। और इन दो लिंगों के बीच अंतर को, डिफरेंस को समाज में प्रचलित व्यवस्था में असमानता भी पैदा करते हैं। और ये जो दोनों डिफरेंस है वो समाज में जो व्यवस्था चल रही है उसको भी असमानता पैदा करते हैं। इसलिए लैंगिक समानता, समता और लैंगिक रूढ़िवादिता के स्थायीकरण के मुद्दों को समझने के लिए अन्य सामाजिक श्रेणियों जैसे जाति, वर्ग, आर्थिक स्थिति, विकलांगता आदि के साथ लिंग पहचान के अंतर संबंध को समझना और लैंगिक समानता लाने या समाज में लैंगिक असमानता को मजबूत करने में शिक्षक की भूमिका भी समझना उचित होगा कि शिक्षक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको लेकर, वो भी समझना बहुत ही ज़रूरी है। इस प्रकार लिंग और शिक्षा एक व्यापक श्रेणी है। लिंग और शिक्षा जो है एक बहुत बड़ी श्रेणी है जिसमें विभिन्न विषयगत किस्मों को इंक्लूड किया जाता है। स्कूलों में समाजीकरण, स्कूली शिक्षा के सामाजिक अनुभव, पुस्तकों और पाठ्यक्रम और शैक्षिक प्राप्ति आदि। आइए कुछ मुद्दों को देख लेते हैं जो कि इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। प्रवेश और नामांकन के मुद्दे, इनरोलमेंट के इशू क्या क्या आते हैं एंट्री के टाइम पे। वो लड़कियों के लिए प्रवेश और नामांकन
के मुद्दे आज एक प्रमुख चिंता का विषय हैं। लड़कियों के लिए जो एंट्री और इनरोलमेंट के जो इशू हैं वो आज के प्रमुख चिंता का विषय हैं। जबकि लड़कियों के समग्र नामांकन में वृद्धि हुई है, जबकि लड़कियों के समग्र नामांकन में उनके इनरोलमेंट में वृद्धि हुई है, लेकिन हाशिए पर रहने वाले और ग्रामीण क्षेत्रों में जो रहने वाले लोग हैं उसमें लड़कियों की एडमिशन में तो इंक्रीज़ हुआ है, बट वो बहुत जल्दी स्कूल छोड़ देती हैं। कुछ तो लड़कियां जो होती हैं वो 10th के बाद ही स्कूल छोड़ देती हैं, कुछ 12th के बाद ही स्कूल छोड़ देती हैं। उसकी परसेंटेज अधिक बढ़ रही है। लड़कियों का स्कूल छोड़ने वालों का एक बहुत बड़ा अनुपात है, उनका जो रेशो है, लड़के जो स्कूल छोड़ी हैं उसका जो रेशो है वो बहुत बड़ा है, जो मुख्य रूप से प्रवासी, गरीब और कामकाजी वर्ग के बच्चे हैं। जो कि कौन है, जो कौन सी लड़कियां जो स्कूल छोड़ी हैं, जो कि वो प्रवासी हैं या गरीब हैं या कामकाज जो करती हैं उसके जो वर्ग में आती हैं, वो लड़कियां हैं जो 12th के बाद या 10th के बाद ही स्कूल छोड़ देती हैं, जिनकी रेशो ज़्यादा बढ़ती जा रही है, परसेंटेज ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है स्कूल छोड़ने की। ग्रामीण लड़कियों में स्कूल छोड़ने की दर लड़कों की तुलना में दुगनी है, और ग्रामीण लड़कियाँ जो हैं उनकी स्कूल छोड़ने की, स्कूल क्विट करने की जो दर है वो लड़कों की तुलना में डबल है। और ऐसे कई कारक हैं जो स्कूलों में लड़कियों की पहुंच और नामांकन को प्रभावित करते हैं, और ऐसे कई कारण हैं जो कि स्कूल में लड़कियों की पहुंच को और उनके नामांकन को प्रभावित करते हैं, उनके नामांकन को, उनके एनरोलमेंट को इफेक्ट करते हैं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों को विभिन्न कारणों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसरों से वंचित किया जाता है। और विशेष रूप से जो हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र की जो लड़कियां होती हैं उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर, जो उनकी अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं, उनसे वंचित रखा जाता है, उनसे उसको दूर रखा जाता है, जिसके कारण लड़कों की तुलना में महिला साक्षरता अभी भी कम है। जिसकी तुलना में हम देखें कि लड़कियां जो हैं वो उनकी साक्षरता दर कम है लड़कों की तुलना में। और कोविड-19 महामारी ने इस मुद्दे को भी बढ़ा दिया है, और कोविड-19 की वजह से भी बहुत सारी लड़कियां थी जो घर से बाहर न निकलने के कारण उनको एजुकेशन नहीं मिल पाई, क्योंकि उनके पास ना फ़ोन अवेलेबल था, ना ऑनलाइन वो नेट के द्वारा वो पढ़ाई कर सकती थी, जिसके कारण उन्हें स्कूल अपना छोड़ना पड़ा कोविड-19 की सिचुएशन में। क्योंकि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में कई लड़कियों विभिन्न कारणों से ऑनलाइन शिक्षा का लाभ नहीं उठा पा रही थी, क्योंकि विभिन्न कारण थे उनके पास, कि किसी के पास फ़ोन नहीं था, किसी के पास पैसे नहीं थे, किसी के पास कुछ भी कारण हो सकता है जिसके कारण वो ऑनलाइन शिक्षा नहीं ले पाए, ऑनलाइन एजुकेशन नहीं ले पाए, जिसके कारण उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। इसलिए अंतर्निहित कारणों का विश्लेषण करना आवश्यक और महत्वपूर्ण है, ताकि लड़कियों को स्कूल वापस लाने के लिए उचित हस्तक्षेप किया जा सके। स्कूलों में लड़कियों की पहुंच और नामांकन को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक हैं जो इस प्रकार हैं। ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हो सकता है कि कोविड-19 की सिचुएशन वाला, कि आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा ये पॉइंट, इसलिए इसको अच्छे से करें कि क्या क्या कारण है जिसके कारण लड़कियाँ स्कूल नहीं जा पाती हैं, वो स्कूल को क्विट कर देती हैं। और कोविड-19 की सिचुएशन में ऐसा क्या हुआ कि वो अपना एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाई, उसके लिए क्या क्या कारण है और उसके लिए क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। फर्स्ट क्या आता है हमारा, आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक स्टेटस। खराब आर्थिक स्थिति प्रमुख कारक है जो लड़कियों को स्कूल तक पहुंचने में बाधा डालती है। शोध से पता चला कि गरीबी से पीड़ित परिवार लड़कियों को उनके जीवन की दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने में माता पिता की सहायता के लिए काम पर भेजा जाता है, और लड़कों को स्कूल भेजने के लिए वरीयता देते हैं। आर्थिक स्थिति से क्या पता चलता है कि जो गरीब परिवार होते हैं वो लड़कों को तो पढ़ने भेजते हैं स्कूल में, कि वो उनका फ्यूचर बनाएंगे, वो काम करेंगे, जॉब करेंगे, तो उनसे उनका फ्यूचर सिक्योर होगा। लड़कियों को घर के काम सिखाए जाते हैं, लड़कों को स्कूल पढ़ने भेज दिया जाता है, जिनसे कि उनका फ्यूचर सिक्योर हो। पारिवारिक जिम्मेदारियाँ, अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करने और घर के काम करने के लिए जहां माता पिता या तो काम पर या खेत पर होते हैं, बालिकाओं को उनके घरों में बंद कर दिया जाता है। पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ लड़कियों की स्कूली शिक्षा तक पहुंचने की राह में सबसे बड़ी बाधा है। घरेलू जिम्मेदारियां और भविष्य की गृहिणी के रूप में लड़कियों की व्यापक धारणा समस्या में योगदान करती है, और जब शिक्षा की लागत बढ़ जाती है तो लड़कियां काम हो जाती हैं, यानी कि लड़की जो होती हैं उनको बाहर
नहीं भेजा जाता पढ़ने के लिए। उनको जो उनके छोटे भाई बहन होते हैं तो उनकी देखभाल करने के लिए उनको छोड़ दिया जाता है कि पेरेंट्स तो हैं वो तो काम करने जाएंगे, खेत में काम करने जाएंगे, मजदूरी करने जाने, जो लड़कियां होती हैं वो अपने छोटे भाई बहन की देखभाल करती हैं, उनको पढ़ाई करने के लिए नहीं भेजा जाता। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिससे कि लड़कियाँ जो हैं वो स्कूल पढ़ने नहीं जा पाती हैं। वे घरेलू जिम्मेदारियों में ही सिकुड़ कर रह जाती हैं और उनको यह कहा जाता है कि तुम्हें आगे भी जाकर काम ही करना है, इसलिए तुम घर का ही काम सीख लो। तीसरा कारण क्या आता है हमारा कि जिसके कारण लड़कियां नहीं पढ़ पाती हैं, बचाव और सुरक्षा। क्योंकि स्कूल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूरी पर होते हैं, तो लड़कियों के जो पेरेंट्स होते हैं वो अगर उन्हें छोड़ने के लिए जाते हैं उसके लिए वो मजबूर हो जाते हैं कि उन्हें छोड़ने के आना ही पड़ेगा, लंबी दूरी है, कि कोई इंसिडेंट ना हो जाए रास्ते में, इससे भी वो डरे रहते हैं। इसीलिए वो अपनी बेटियों को ज़्यादा दूर भेजना नहीं चाहते हैं और वह अपने या तो पेरेंट्स अपनी लड़कियों को खुद ही छोड़ के आते हैं या फिर वो उन्हें स्कूल भेजना ही नहीं चाहते। अपनी बेटियों को स्कूल भेजने पर विचार करने वाले परिवारों के लिए अपर्याप्त और अनुपयुक्त स्वच्छता सुविधा भी चिंता का एक प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट, शिक्षक का रवैया। चूँकि कम प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध हैं इसलिए उनके शिक्षण में असंवेदनशील लिंग दृष्टिकोण का उपयोग करने की अधिक संभावना है। शिक्षकों का दृष्टिकोण लैंगिक रूढ़िवादिता को बढ़ाता है जिससे लड़कियों को काफ़ी नुकसान होता है। इसके अलावा महिला या पुरुष शिक्षकों की कमी के परिणाम स्वरूप रोल मॉडल की कमी हो सकती है और छात्र कक्षा अध्ययन में भाग लेने के लिए कम प्रेरित हो सकते हैं। शिक्षकों की कमी के कारण भी जो स्टूडेंट हैं, जो लड़कियां हैं, वो अपने पढ़ने के लिए भी कम प्रेरित हो सकते हैं, यानी कि उन्हें प्रोत्साहन नहीं मिलेगा पढ़ने का। जब टीचर ही कम होंगे तो ये भी एक कारण है कि शिक्षक का कैसा रवैया है वो भी लड़कियों के एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। आदर्श पाठ्यक्रम। आदर्श पाठ्यक्रम एक ऐसा पाठ्यक्रम है जिसे स्कूल में पढ़ाए जाने वाले आवश्यक और प्रासंगिक ज्ञान शामिल होता है, जो कि बच्चों को सिखाया तो जाता है बट इस खुले तौर पर उसको नहीं सिखाया जाता है। इसमें नीतिगत उद्देश्य और अभ्यास, साथ ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रयुक्त पाठ्यक्रम शामिल होते हैं। आदर्श पाठ्यक्रम में सभी शिक्षण और सीखने के संसाधन कक्षा अभ्यास, मूल्यांकन प्रक्रिया और व्यवहारिक भाषा पाठ्यक्रम में शामिल होते हैं। पाठ्याचार्य के सभी घटकों को स्कूल में सिखाया और आत्मसात किया जाता है क्योंकि बच्चे इसे समझते हैं और अपनी व्यक्तिपरक समझ के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। बच्चे इसे समझते हैं और अपने अकॉर्डिंग इस पर प्रतिक्रिया करते हैं। आदर्श पाठ्याचार्य हमारे देश की विविध स्कूली शिक्षा प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक है। आदर्श पाठ्यक्रम जो है वो हमारे देश की विविध स्कूली शिक्षा की जो प्रोसेस है उसका एक इम्पोर्टेंट घटक है, एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये उन सभी गतिविधियों का एक अनिवार्य घटक है जो कक्षाओं के भीतर और बाहर होती हैं। ये उन सभी का घटक है जो कि कक्षा के भीतर होती हैं या कक्षा के बाहर होती हैं, जो कि सिखाई तो जाती हैं लेकिन खुले तौर पर इनको सिखाया नहीं जाता है और ना ही इनको खुले तौर पर अभिप्रेत किया जाता है। मानदंडों, मूल्यों, विश्वासों और व्यवहार का संचरण जो या तो समाज के मौजूदा सामाजिक और सांस्कृतिक लोकचार को मजबूत करता है या सवाल करने और आलोचना करने का प्रयास करता है, या तो हमें सवाल करने के लिए, आलोचना करने के लिए उसका प्रयास करता है आदर्श पाठ्यक्रम। उसे आदर्श पाठ्यक्रम के रूप में ही जाना जाता है। इससे हम क्या सीखते हैं कि हम क्वेश्चन कर सकते हैं, हम उसकी आलोचना कर सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं। लिंग के संदर्भ में यह या तो लिंगों के बीच असमान शक्ति संबंधों को कायम रखता है या इस पर सवाल उठाने के तरीकों के विकास में सहायता करता है। या तो ये लिंगों के बीच असमान शक्ति संबंधों में कायम रहता है या फिर इन पर सवाल उठाने के तरीकों का डेवलप करता है, उसमें हेल्प करता है। शिक्षा और विभिन्न प्रथाओं में लैंगिक समानता नीतियों के बीच विरोधाभासों को संबोधित करने के लिए एक महत्वपूर्ण समानता एजेंसी बन गया है। और आदर्श पाठ्यक्रम जो है वो लैंगिक समानता की जो नीतियां हैं उनके बीच विरोधाभासों को संबोधित करने के लिए एक महत्वपूर्ण समानता एजेंसी बन गया है। आदर्श पाठ्यक्रम विभिन्न प्रकार के स्कूलों में अभ्यास, प्रक्रियाएं, नियम, संबंध और संरचना सीखने के लिए सभी पहलू हैं जो आदर्श पाठ्यक्रम की सफलता में योगदान करते हैं। समग्र व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले शैक्षिक प्रशासकों, शिक्षकों, साथियों और अन्य पदाधिकारियों
के साथ बातचीत के परिणाम स्वरूप अनपेक्षित शिक्षा हो सकती है। अदृश्य पाठ्यक्रम को समझना महत्वपूर्ण क्यों है? लिंग और विविध भारतीय कक्षा के संबंध में अनिहित विचारधाराओं को समझने के लिए यह जांचना प्रासंगिक हो जाता है कि इन विचारधाराओं को स्कूल के डेली वास्तविकता के माध्यम से कैसे व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, क्या पाठ्यक्रम के माध्यम से बच्चों को विनम्र बनाया जाता है? उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि बच्चों को पाठ्यक्रम जो उन्हें पाठ्याचार्य पढ़ाया जा रहा है, उसको जो उनको लेक्चर दिए जा रहे हैं उनके द्वारा उनको विनम्र बनाया जा रहा है, या उन्हें एक आलोचनात्मक शिक्षार्थी बनाने की अनुमति दी जाती है जो कक्षा में बिना किसी डर के संदेह और प्रश्न उठा सकें। उनको अदृश्य पाठ्यक्रम इसमें समझना महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जिससे कि बच्चे समझें और वो किसी टॉपिक को नहीं समझ पा रहे हैं तो उसके लिए टीचर से क्वेश्चन कर सकते हैं बिना डरे, कि उनके मन में कोई भी डर ना हो, बिना डर के ही वो क्वेश्चन कर सकते हैं, अपने प्रश्न उठा सकते हैं। पाठ्यक्रम के विभिन्न घटकों को निम्नलिखित संरचनाओं के माध्यम से समझा जा सकता है। पाठ्याचार्य संरचना और लिंग। यह काफ़ी हद तक देखा गया है कि एक पाठ्यक्रम इस तरह से तैयार किया जाता है जो कि समाज की सांस्कृतिक मान्यताओं और प्रतिमानों को पूरा करे। एक पाठ्यक्रम जो है वो इस प्रकार से तैयार किया जाता है, उसके प्रकार से रेडी किया जाता है कि जो कि समाज की सांस्कृतिक मान्यताएं जो हैं उनके सभी प्रतिमानों को पूरा करे, और स्कूल में जो गतिविधियां हो रही हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं, उनको बड़े पैमाने पर सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप भी संचालित करे। लड़कियां अधिक नाजुक और सौंदर्य गतिविधियों जैसे गायन, नृत्य, रंगोली बनाने में शामिल होती है, जबकि लड़के शक्तिशाली और मर्दाना गतिविधियों जैसे खेल आदि के लिए। लड़कियां जो हैं वो गाने के लिए, नृत्य करने के लिए, रंगोली बनाने के लिए इंक्लूडिंग होती हैं पाठ्यक्रम में, और जबकि लड़के जो हैं वो शक्तिशाली और मर्दाना गतिविधि यानी कि खेल कूद में, स्पोर्ट्स में के लिए तैयार किए जाते हैं। कक्षा परिक्रियाएं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षकों और विद्यार्थियों की जेंडर धारणाएं महत्वपूर्ण हैं, और शिक्षकों को यह विश्वास दिलाया जाता है कि लड़कियां जो हैं वो लड़कों की तुलना में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने और मेहनत करने में, हार्डवर्क करने में ज़्यादा मेहनती होती हैं। लड़कों को उदासीन और आक्रामक माना जाता है, और लड़कों को उदासीन और आक्रामक माना जाता है। शिक्षकों के पास एक विषम और पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण है। इसके परिणाम स्वरूप इन धारणाओं को पूरा करने के लिए स्कूल और कक्षा की गतिविधियों को इस तरह से तैयार किया जाता है जिससे कि लड़कों को अधिक अग्रणी और प्रमुख भूमिकाएं दी जाती हैं, और लड़कियों को उनके अकॉर्डिंग ही काम दिया जाता है। उनके अकादमिक प्रदर्शन को भी हल्के में लिया जाता है, जबकि अकादमिक प्रदर्शन के मामले में लड़कियों पर जिम्मेदारियां होती हैं, जबकि अकादमिक प्रदर्शन के मामले में जो है वो लड़कियों पर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, और इस प्रकार से शैक्षणिक उपलब्धि के मामले में लड़कियों से अपेक्षा भी अधिक की जाती है। शिक्षक लड़कों पर अधिक ध्यान देते हैं, शिक्षक जो हैं वो लड़कियों पर अधिक ध्यान देते हैं और उनसे अपेक्षा करते हैं कि प्रतिक्रिया दें और कक्षा में अधिक भाग लें, और शिक्षक क्या चाहते हैं कि लड़के ज़्यादा पार्टिसिपेट करें और उनके सवाल के आंसर दें, उनको क्वेश्चन करें, जबकि डरपोक और शर्मीली लड़कियों पर समान ध्यान नहीं दिया जाता है। जबकि डरपोक और जो शर्मीली लड़कियां होती हैं उन पर ज़्यादा अधिक ध्यान नहीं दिया जाता, लड़कों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। विभिन्न शोधों के अनुसार, विभिन्न रिसर्च के अनुसार लड़के कक्षा की अंतःक्रिया में अधिक योगदान करते हैं क्योंकि उन्हें शिक्षक द्वारा लड़कियों की तुलना में अधिक बार चुना जाता है। रिसर्च के अनुसार पता चला है कि लड़के जो हैं वो कक्षा की अंतःक्रिया में अधिक योगदान करते हैं क्योंकि उनको शिक्षक के द्वारा लड़कियों को की तुलना में लड़कों को अधिक बार चुना जाता है, और लड़कों के ध्यान आकर्षित करने वाले व्यवहारों के कारण कक्षा की बातचीत में उनकी भागीदारी और प्रमुख स्थिति में वृद्धि होती है। सीखने के साधन और जेंडर। भारतीय संदर्भ में पाठ्य पुस्तकें ज्ञान का महत्वपूर्ण भंडार हैं क्योंकि पुस्तकें किसी भी स्थान की संस्कृति और परंपरा को दर्शाती हैं।
समाज में मौजूद कोई भी लैंगिक असमानता पाठ्य पुस्तकों में भी परिलक्षित होती है। कुछ समय पहले जो हम देखते हैं उसमें पुरुषों की तुलना में महिलाओं को पाठ्य पुस्तकों में भी कम प्रतिनिधित्व दिया जाता था, कम दर्जा दिया जाता था और पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता था। यानी कि पुरुषों का ही महत्व होता था पाठ्य पुस्तकों में भी। पहले के टाइम में पुस्तकों में पुरुषों के बारे में ही बताया जाता है कि पुरुषों ने ये किया, पुरुषों ने ये किया, मगर महिलाओं ने जो काम किए उनको इतना ज़्यादा नहीं परिभाषित किया जाता था पाठ्य पुस्तकों में भी। पाठ्य पुस्तक के उद्देश्य और अभ्यासों में लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाया गया है। महिलाओं और पुरुषों की पहचान रूढ़िवादी विशेषताओं जैसे बहादुरी, वीरता, ईमानदारी और पुरुष विशेषताओं के रूप में ताकत के साथ की जाती है, जबकि देखभाल, आत्मा बलिदान, प्रेम और दया महिलाओं विशेषता के रूप में की जाती है। पुरुषों की तो की जाती है बहादुरी, वीरता, ईमानदारी के रूप में की जाती है पुरुषों की तो, बट महिलाओं की किस उसमें की जाती है? देखभाल, आत्मा बलिदान, प्रेम और दया के रूप में किया जाती है, विशेषताओं के रूप में की जाती है पुस्तकों में भी। हालांकि कुछ बदलाव हाल ही में देखे गए हैं, कुछ बदलाव देखे गए हैं, अब चेंजेस हो रहे हैं, जिसमें कि जो पुस्तकें हैं NCERT और NCF द्वारा प्रयास किए गए हैं, जिसमें कि महिलाओं को भी उनकी बहादुरी, वीरता, ईमानदारी के रूप में उनको परिभाषित किया जा रहा है। कई अध्ययनों में पाया गया है कि पाठ्य पुस्तकों में पुरुष तत्व और स्त्री तत्व के पारंपरिक विचारों को पुष्ट किया जाता है और बच्चों को पारंपरिक लिंग व्यवस्था को स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और शिक्षकों के द्वारा भी उन पुस्तकों का उपयोग किया जाता है, उन सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, जिसमें कि पिता की जो भूमिका है वो अखबार पढ़ते हुए होती है और माँ की भूमिका रात का खाना परोसते हुए होती है। डॉक्टर पुरुष और नर्स महिला, गेंद खेलना लड़के और गुड़िया के बालों में कंघी करना लड़की। ऐसे कारक शिक्षक भी लड़कों द्वारा जोर से धमकाने और शोर करने वाले व्यवहार और लड़कियों की शिष्टता और निर्ममता को बढ़ावा देकर लैंगिक पूर्वाग्रह को बढ़ावा देते हैं। हालांकि हम सभी को यह स्वीकार करना चाहिए कि लैंगिक पूर्वाग्रह जो है वो न केवल महिलाओं पर पुरुषों का पक्ष लेते हैं, इसे उल्टा भी किया जा सकता है, इसका अपोजिट भी किया जा सकता है। जबकि शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच स्वस्थ संबंध की बात आती है तो वे दोनों नकारात्मक होते हैं। जब भी शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच स्वस्थ संबंधों की बात आती है तो दोनों ही नकारात्मक होते हैं और लड़कों को भी प्रभावित करते हैं। शिक्षकों की पक्षपातपूर्ण धारणा और रूढ़िवाद दृष्टिकोण का भी लड़कों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और शिक्षक का पक्षपातपूर्ण धारणा और रूढ़िवाद धारणा का जो दृष्टिकोण है वो लड़कों पर निगेटिव पड़ता है, उसका निगेटिव प्रभाव लड़कों पर पड़ता है। मर्दानगी के अध्ययन और इस तरह लड़के जो उनकी सच्ची भावनाएं हैं उनको वे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, उनको वे अपने मन में ही दबा कर रखते हैं। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम आगे का टॉपिक। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना और ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर आपको लगता है इस टॉपिक में, अगर आपको इसमें से कोई भी टॉपिक अगर लगता है कि मैंने नहीं कराया है और जो आपके लिए इम्पोर्टेंट तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस पर आपके लिए वीडियो बना दूँगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि इस वीडियो को प्रॉपर सभी बच्चों तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।